टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। गौरी और हम मिलकर के आपको कई सारे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो एक टैक्स पेयर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल अगर आप HRA क्लेम करने के लिए अपने पेरेंट्स को किराया दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्यों, बताएंगे शो में आगे चलकर। रिफंड आपका लंबे इंतजार के बाद आया तो सही, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं जुड़ा, या फिर इंटरेस्ट आया तो कम आया क्योंकि रिफंड लेट से आया। तो इस पे क्या है आपके पास रास्ते, इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पेंशन धारकों के लिए या फिर पेंशन से जुड़ी हुई कई सारे टैक्स की उलझनें हैं। उस उलझनों को कैसे देखना चाहिए, कैसे सुलझाएंगे, इस शो में आगे चल करके। तो कहीं जाएगा नहीं, अगले आधे घंटे तक आपको इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली बात HRA को लेकर के। दरअसल पिछले कई हफ्तों से लगातार काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है एक तरीके से। तो दरअसल माजरा ये है कि HRA को क्लेम करने के लिए कई बार आप रहते तो अपने घर में हैं, लेकिन उसे किराया का घर दिखा देते हैं। और किराया किसको दे देते हैं? आप अपने माता पिता को दे देते हैं, कई बार अपने पेरेंट्स को देते हैं, स्पाउस को दे देते हैं किराया। चूंकि हम किराया दे रहे हैं जी, तो हम HRA क्लेम करेंगे। अब ये करना कितना संभव होगा, गौरी समझते हैं। गौरी, पहले तो अभी क्या था मामला और अब क्या होने वाला है? देखिए लक्ष्मण, जो सैलरीड क्लास है उनके लिए HRA क्लेम करना सबसे ज़्यादा टैक्स सेव करने का एक अच्छा तरीका था। और ओल्ड रेजीम में अगर हम देखें, ज़्यादातर लोग HRA क्लेम करते हैं बिकॉज ये एक बहुत मेजर कंपोनेंट हो जाता है अगर आप रेंट दे रहे हैं। लेकिन हर कोई रेंट देता नहीं है, तो एक लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग का टूल था कि आप अपने पेरेंट्स के घर में अगर रह रहे हैं, आप उनको रेंट दे रहे हैं, या आप अपने सिबलिंग के साथ रह रहे हैं, या आप अपने स्पाउस को रेंट दे रहे हैं। और इसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमने कई बार अपने शो में ये डिस्कस किया कि अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं या स्पाउस को रेंट दे रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आप रेंट एक्चुअली उनको पे कर रहे हो, यानी कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा हो रेंट, मंथली बेसिस पे रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और आपके पेरेंट्स या स्पाउस या सिबलिंग जिनको भी आप रेंट दे रहे हैं वो अपनी रिटर्न में उस इनकम को शो कर रहे हैं। अब अगर हम देखें जो ड्राफ्ट रूल्स आए उसमें, अच्छा, अभी इतना जरूरी था, अभी आप HRA इतना क्लेम जरूरी कर रहे थे, था, जिसका नाम दे रहे हैं, जिनको किराया दे रहे हैं, उसमें इन सारी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया HR रूल क्या करने जा रहा है? अब नया रूल ये है कि अब जब आप ड्राफ्ट रूल देखेंगे तो कुछ सिटीज को 50% डिडक्शन वाली कैटेगरी में अलाउ कर दिया गया है। ये एक अच्छा तरीका हुआ जो हमने पहले डिस्कस भी किया था। इसमें क्या होता है? जैसे जब हम HRA क्लेम करते हैं तो उसमें एक कैलकुलेशन होती है, HRA की लिमिट होती है क्लेम करने की। उसमें कुछ सिटीज जैसे अहमदाबाद, उसमें अब 50% तक की डिडक्शन को अलाउ कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि सरकार ये जानती है कि कई लोग जेन्युइनली रेंट नहीं पे कर रहे होते, तो अब जब आप अपने रिटर्न भरेंगे तो आपको एक फॉर्म के अंदर अपने लैंडलॉर्ड के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने स्पाउस को रेंट दे रहे हैं या आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं, तो उस केस में जब आप ये मेंशन करेंगे तो आपको हो सकता है कि सरकार ये देखे कि जेन्युइनली टैक्स आप रेंट पे कर रहे हैं कि नहीं, मंथली बेसिस पे कर रहे हैं कि नहीं। कई लोग क्या करते हैं, मार्च के महीने में पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो मंथली इंस्टॉलमेंट में जाना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट नहीं होता कई लोगों के पास, वो होना बहुत ज़रूरी है। आपके पेरेंट्स या स्पाउस या सिबलिंग्स जो भी उसको रेंट को ले रहे हैं वो अपनी रिटर्न में दिखा रहे हैं कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें अब सरकार ट्रैक करने वाली है। तो HRA क्लेम करना आसान अब नहीं रहेगा। वैसे भी ओल्ड रेजिम में जितनी डिडक्शंस हैं सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविज़न लाया गया है जहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको थोड़ी मुश्किल होने वाली है। अब आप फेक डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएंगे। और ज़्यादा सख्ती कर दी गई कि आप कहीं कोई ग्रे एरिया नहीं रखें। तो अगर आप ओल्ड रेजिम में फाइल कर रहे हैं, ये सारी डिडक्शंस आप ले रहे हैं, तो आपको 100% श्योर होना ज़रूरी है कि आप कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स को दे रहे हैं तो वाकई आप पेरेंट्स से किराएदार हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, वहाँ पे ये फर्जी। लेकिन पेरेंट्स के घर में किराए पर रहना कोई ऐसा गैर कानूनी तो है नहीं है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग का टूल था ये। लेकिन आप वो क्या किराया सच में दे रहे हैं और क्या आपके पेरेंट्स उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब इसमें भी कि पेरेंट्स अगर टैक्स देने की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उस इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, तो फिर वो पर क्या उन्होंने रिटर्न भरी है? अगर
उस कैटेगरी में भी नहीं आते, रिटर्न भरी है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ है मंथली बेसिस, और आपका रेंट एग्रीमेंट है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको काम आएगी अगर आपके पास कोई नोटिस आता है। अच्छा, हालांकि हर महीने किराया देने वाला जो मामला, उसमें तो बहुत जगह ये होता है कि 11 मंथ का किराया आप एक साथ ले लेते हैं, कई जगह ये आप ऑर्डिनरी केसेस में देखें, अगर हम रेंट पे किसी के घर में रह रहे हैं, हम रेंट ले रहे हैं, तो वो किराया मंथली लेता है, डिपॉजिट भी लेता है। इनफैक्ट बॉम्बे में कई बार होता था पहले, अभी नहीं, कि जब मैं रहा करता था कि 11 महीने किराया आपको एडवांस दे देना है और 11 महीने खत्म होने के बाद फिर आपको 11 महीने किराया, फिर तो और अच्छी बात है, आप 11 महीने का एडवांस दीजिए उनको। बट कई लोग क्या करते हैं, साल खत्म होने के बाद मार्च के महीने में पूरा ट्रांसफर करते हैं पिछले महीने का। उतने दिलदार तो मकान मालिक होते नहीं। बिल्कुल। तो इनकम टैक्स आप समझ जाए कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो भी है, मतलब नीयत ठीक होनी चाहिए, और नीयत ठीक है इसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। ये कुल मिलाकर है, नए नियम में ये कुछ बदलाव होने जा रहा है, और ड्राफ्ट है वैसे, लेकिन 1 अप्रैल से लागू होना है। क्यों? बिल्कुल। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़, जहां से महेंद्र कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताया जाए क्या उलझन आपकी? सर मेरी उलझन है ATEE को लेकर। अच्छा। हाँ, होम लोन के अंतर्गत जो 2 लाख के अलावा और जो छूट मिलती है उसको लेकर, हाँ। क्या इस प्रोविजन में कोई बिल्डअप एरिया का रिस्ट्रिक्शंस है, और रिस्ट्रिक्शन क्या ग्राम पंचायत रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी लागू है, ये पूछना था। देखिए, ये जो सेक्शन ATEE है, ये बेसिकली आपको घर लेने पे मिलता है, और ओवर एंड अबव जो हमारा सेक्शन 24 की जो इंटरेस्ट कंपोनेंट की अगर आपने लोन लिया है उसकी डिडक्शन मिलती है, और ATC में जो 1.5 लाख का प्रिंसिपल का कंपोनेंट मिलता है उसके ओवर एंड अबव आपको ये डिडक्शन मिलती है। और ये डिडक्शन आपको ओल्ड रिजीम में मिलेगी, न्यू रिजीम में इनमें से कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। जहाँ तक ATEE की बात है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ये डिडक्शन है, जिसमें जैसे आपने एरिया का पूछा, तो नॉन मेट्रो सिटीज़ में 60 स्क्वायर मीटर्स और आपके मेट्रो सिटीज़ में 90 स्क्वायर मीटर्स तक का ये एरिया होना चाहिए, तभी आप इस पर क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी टाइमलाइन भी है, आपने जो लोन लिया है वो किस पीरियड में लिया है और आपका कौन से सिटी में है, इस सब पे डिपेंड करता है। बट और आप इसको सिर्फ ओल्ड रिजीम में ले सकते हैं, न्यू रिजीम में आपको ये तीनों ही डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। मैन जी, कंफ्यूजन दूर हो गया? जी नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जो मैडम बोल रही है कि मैंने जून 2020 में लिया है, जो उस पीरियड में आता है ना, और नॉन मेट्रो सिटी और सिटी की बात बताई, तो मैं ये पूछ रहा हूँ ग्राम पंचायत गांव में है मेरा जो घर बनाया है मैंने, उस पर पूछ रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर 60 स्क्वायर मीटर का आपका एरिया अगर विद इन 60 स्क्वायर मीटर है तो आप क्वालिफाई करते हैं। अगर 60 स्क्वायर मीटर से ऊपर जाएगा तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज आपका मेट्रो सिटी में नहीं आता है। तो 60 स्क्वायर मीटर है या उससे ऊपर है? उससे ऊपर है सर। उससे ऊपर हो तो फिर शायद उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। चलिए, तो ये नियम है, अब नियम का तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो आपको बता दिया गया है। चलिए अब चलते हैं पटना, जहां से महेश्वर प्रसाद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश्वर प्रसाद साहब नमस्कार। नमस्कार। जी बताया जाए। और पूरे टीम को, टैक्स गुरु के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं मैडम, और जो भी टीम है आपका बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि एक्चुअली पेंशन 95 हम लोग को था, तो उसमें हम लोग करीब 24 लाख रुपया जमा किए थे तो इसी फाइनेंशियल ईयर में, और उसका एरियर हमको 20.5 लाख एरियर मिला है, तो उसको इनकम टैक्स में कैसे उसको करेंगे? अच्छा, एरियर मिला है, कैसे उसको दिखाएं? तो अब इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक आपको सैलरी जो आपकी पेंशन है वो भी मिली होगी और एरियर्स मिले हैं। जो आपको पेंशन मिलती है उसको हम सैलरी की तरह ट्रीट करते हैं, तो जिस तरह आप सैलरी की टैक्सेबिलिटी होती है जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो क्लेम करके आप अपनी सैलरी इनकम दिखा सकते हैं जो कि आपकी पेंशन आ रही है मंथली बेसिस पे। और इस साल में क्योंकि आपको एरियर्स भी मिले हैं, तो एरियर्स क्योंकि पुराने कई सालों के एक साथ आते हैं, और इसकी वजह से जब आप इस साल में टैक्स भरेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए टैक्स पेयर्स के ये प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने एक सेक्शन 89 का रिलीफ इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें आपको पुराने सालों के अगर एरियर्स मिलते हैं तो एक कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको रिलीफ मिल जाता है।
वो कैलकुलेशन आप लीजिएगा, जहाँ से आपको पेंशन आ रही है आप उनसे वो कैलकुलेशन लीजिएगा, क्योंकि आप जब खुद करने बैठेंगे कैलकुलेशन, एक तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, दूसरा मिसमैच होने का चांस हो सकता है कि आप जो कैलकुलेशन करें अपने रिलीफ की और जो आपको एक्चुअली रिलीफ मिलना है उसमें डिफरेंस ना आ जाए। तो आप वो कैलकुलेशन ज़रूर लीजिएगा, और जितनी आपको टैक्स की छूट मिलती है सेक्शन 89 में, उसको आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आप रिटर्न भरेंगे तो सेक्शन 89 का रिलीफ क्लेम करने के लिए एक और फॉर्म आपको फाइल करना होता है, जिसमें ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई उसकी डिटेल्स भी जाती हैं। उस फॉर्म को आप भरिएगा, उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरिएगा, तो आपको ये रिलीफ का जो फायदा है वो मिल जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? एरियर से एरियर में एडजस्ट नहीं होगा मैडम? एरियर में एडजस्ट नहीं होगा? एरियर से एरियर मतलब एरियर हम दिए और एरियर लिए, उसमें एडजस्टमेंट का कोई प्रावधान नहीं है? नहीं, उससे कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। आपको जो एरियर अब मिले हैं उसकी टैक्सेबिलिटी जैसे मैंने बताई, और जो आपने एरियर दिए उससे तो कोई लिंक नहीं, वो तो आपका टैक्स पेड मनी है, ये तो आपका अलग, ये आपका टैक्स पेड मनी को आप पे कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, इसमें टैक्स में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। टैक्स में कोई यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी, तो ये बिल्कुल अलग अलग सिस्टम के तहत कैलकुलेट किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी उलझन यहाँ पे दूर हो गई होगी। चलते हैं, एक RS कटियार साहब का ईमेल आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। दरअसल इनको एक डिमांड मिल गया है, वो सेक्शन 143(1) के तहत अब ये टैक्स का डिमांड मिला है, जिसमें सेक्शन 234A-B-C के तहत ब्याज लगाया गया है, जबकि इनका कहना है कि हमारे ऊपर कोई टैक्स की देनदारी थी नहीं, तो फिर डिमांड किस बात का, ब्याज किस बात का? तो कह भी रहे हैं कि जब ये ऑनलाइन ITR फाइल किए थे तो सिस्टम द्वारा जो भी ब्याज लगाया गया था उसको इन्होंने पूरा जमा कर दिया था, और नो टैक्स लायबिलिटी वाला इनके पास एक्नॉलेजमेंट आ भी गया था। हालांकि बाद में बता भी रहे हैं कि फॉरेन एसेट वाले में इन्होंने रिपोर्टिंग के रिवाइज किया था, तो कोई टैक्स की देनदारी बनी नहीं थी। अब इसको क्या किया जाए? देखिए, एक तो ये 143(1) की एक इंटीमेशन होगी, आपके पास इंटीमेशन आई होगी, जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें एक टेबल दी गई होगी, और ये काफ़ी अच्छे से डिपार्टमेंट टेबल बना के देता है, जहाँ पे कंपैरिजन होता है कि आपने क्या फाइल किया और डिपार्टमेंट ने क्या कंसिडर किया। उसमें आप देखिए फ़र्क आ क्यों रहा है और कहाँ आ रहा है। जैसे आपने कहा इंटरेस्ट का फ़र्क आ रहा है, और आपका कोई इंटरेस्ट बनता नहीं था, जो बनता था वो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कर चुके थे। आपने जब अपनी रिटर्न रिवाइज की, खाली आपने फॉरेन एसेट शेड्यूल की रिपोर्टिंग के लिए किया, जिसके लिए आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी। पहले तो आप ये चेक करिए कि वो रिपोर्टिंग ठीक हुई है, उससे डेफिनेटली कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये क्लेम कर पाएंगे कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। अब इसमें हो क्या सकता है कि जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, सिस्टम करता है, और आपकी जो पुरानी आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी वो प्रोसेस हो गई, और उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब आप अगर चाहते हैं कि आप उसको क्लेम करें कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, आप एक रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन रिवाइज रिटर्न से अलग होती है, रिवाइज आप नहीं कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन आप फाइल कर सकते हैं सेक्शन 154 में। और जब आप ऑनलाइन जाएंगे उसमें आपको ऑप्शन दिखाएगा कि रेक्टिफिकेशन किसके पास फाइल होगी। मोस्ट लाइकली CPC के पास ये फाइल होगी, क्योंकि CPC से ही 143(1) की इंटीमेशन आपके पास आई होगी। जब आप इसको रेक्टिफिकेशन में डाल देंगे, मोस्ट लाइकली आपकी जो डिमांड आई है ये हट जाएगी। इसी के साथ साथ आप एक ग्रीवियंस भी डाल सकते हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड, कि आपका ये जो इंटरेस्ट है ये बनता नहीं है, और शायद रिटर्न पुरानी वाली प्रोसेस हो गई, उसके बेसिस पे ये इंटरेस्ट लगा दिया गया है। ये जो रेक्टिफिकेशन है, कोई डेडलाइन कब तक फाइल कर? रेक्टिफिकेशन 4 साल तक फाइल कर सकते हैं। 4 साल तक तो बहुत समय है। हाँ, उसमें अलग अलग रूल्स होते हैं। आप समझिए कि आप अपने एंड से उसको 4 साल तक फाइल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अभी फाइल कर दें, वेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए कटियार साहब, उम्मीद करता हूं कि आपका सवालों का जवाब मिल गया होगा। रेक्टिफिकेशन फाइल करिए, अगर फिर भी दिक्कत बनी रहती है तो आप टैक्स गुरु संपर्क करिएगा। tax@moneycontrol.com पे सवाल भेजिएगा, हम लोग दोबारा से इस इशू को सुलझाने की कोशिश करेंगे।